मौर्य कला। ये जो मौर्य कला है, ये हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि नहीं, इसकी कुछ सर्टेन विशेषताएं हैं, इसकी कुछ सर्टेन स्थिति है, और उन्हीं की इर्द गिर्द मौर्य कला हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज हम लोगों ने यह भी समझने का प्रयास किया था कि जो मौर्य थे, इनके समय में प्रस्तर के जो चीज है, प्रस्तर के जो बनाए हुए जो आपके मूर्तियां हैं, मृदभांड हैं, या जो कलाएं जो परिचित होती हैं, उनमें हम पाते हैं कि प्रस्तर के जो बनाए हुए चीज हैं उनकी कमी है। और हम देखते हैं कि प्रस्तर के स्थान पर काष्ठ कला का ज्यादा प्रयोग किया गया। जब पाटलिपुत्र प्रशासन को हमने पढ़ना शुरू किया, जब हमने जाना कि मेगास्थनीज ने क्या क्या विवरण दिया है अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में, तो पाटलिपुत्र प्रशासन को जब हम समझते हैं तो कहता है कि पाटलिपुत्र एक बतना और सुसा से कहीं ज्यादा भव्य है। ठीक, फिर हम उसमें जाते हैं, उसके अंदर तो हमें और भी जानकारियां मिलनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं, पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद था बहुत भव्य था, लेकिन प्रस्तर का प्रयोग कम था और काष्ठ का प्रयोग ज्यादा था। हम निष्कर्षतः यह समझने लगते हैं कि शायद प्रस्तर की तुलना में जो काष्ठ होता है वो क्या होता है, जल्दी मरणशील होता है, यानी वो नष्ट जल्दी होता है, जबकि प्रस्तर क्या होता है, थोड़ा वो एक ऐसी धातु, एक ऐसा प्रकृति है, प्रकृति की संरचना कहिए प्रस्तर, जो जल्दी नष्ट नहीं होता। कंपैरिजन काठ या लकड़ी या काष्ठ के, यानी कि लकड़ी की तुलना में पत्थर को हम पाते हैं कि वो ज्यादा मजबूती देता है। मौर्यों के साथ प्रस्तर का प्रयोग नहीं हुआ, काष्ठ का प्रयोग हुआ, इसीलिए उनके पूरा जो अवशेष हैं उनमें भी उनके राजप्रसादों की जो अब स्थिति है या स्थिति है वो बहुत कम ही मिलती है। कारण जहां जहां प्रस्तर का प्रयोग हुआ वहां वहां पे तो प्रस्तर दिखाई देता है, लेकिन जहां पे उन्होंने काष्ठ का प्रयोग किया, समय के साथ वो काल के गाल में समाहित हो गया। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाओं में हम देखते हैं ना कि निर्माण और विनाश की प्रक्रिया प्रकृति भी अपने तरीके से कर रही होती है, तो क्या करती है, धीरे धीरे एक समय के साथ एक चीज का स्वतः निर्माण होता है और एक जो मरणशील चीज है उसका पतन भी होता है। इवन प्रस्तर भी प्रकृति की जो प्रक्रिया है इससे वंचित नहीं है, या उसके अंदर ही इसको रखा जाता है, लेकिन इसकी अवधि थोड़ी ज्यादा है अन्य के तुलना में। यानी लकड़ी की तुलना में पत्थर क्या था, ज्यादा मजबूत होता है। कुल कहने का मतलब ये है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब मौर्यों को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मौर्य कला में एक बिंदु नहीं है। ठीक है, अगर मौर्य कला को, उसके चित्रकला को देखें, मौर्यों के हम उनके काष्ठ कला को देखें या मौर्य कला को संपूर्णता से देखें, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे सरकारी प्रश्रय से भी कला चल रही है और निजी प्रश्रय से भी कला चल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कला का दो रूप हो गया है। एक सरकारी कला है। सरकारी कला कहने का मतलब जिसका प्रश्रय राजप्रसाद से होता है, राजा प्रश्रय देके कराता है। जैसे अशोक के स्तंभ, वो क्या थे, वो सब सरकारी कला के उदाहरण है। वहीं हम बात करते हैं निजी कला की, तो निजी कला में क्या होता है, जहां पर व्यक्ति राज आश्रय या राज प्रश्रय से अलग हटकर अपने निजी अभिरुचि से किसी कला को जन्म देता है। या कह सकते हैं कि निजी कला वह कला होती है जो एक व्यक्ति के द्वारा स्वतः स्फूर्त होती है और उसे अपने संसाधनों के द्वारा निर्मित किया जाता है। बात कोई भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सरकारी कला के क्या मायने हैं, इनमें कितने कितने आयाम जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर निजी कला है तो हम जानते हैं कि सरकारी कला की तुलना में निजी कला का जो हिस्सा होगा बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कला या राजभवन या राजप्रसादों का जो निर्माण हुआ वो क्या था, वो राजा की अपनी इच्छा थी और वो राज्य की संपत्ति भी था। दूसरा चीज, ये जो निजी चीज होती है, यहाँ पर व्यक्ति की अपनी अभिरुचि और अपनी अर्थव्यवस्था के अनुकूल ही इन चीजों का प्रश्रय दिया जाता है। तो हम जानेंगे कि कैसे इसके तुलना में इसका डेवलपमेंट थोड़ा कम था, जबकि सरकारी कला का डेवलपमेंट हम ठीक ठाक देखते हैं या बेहतर स्थिति में पाते हैं। ठीक है, इस तरीके की बात हम लोग सोचते हैं या समझते हैं। दूसरी चीज, हमने इसके पहले ही बौद्ध वास्तुकला से आपको परिचित कराया था कि बौद्ध वास्तुकला क्या है,
उसके पहले भी हमने आईवीसी के कुछ व्यवस्था या उसकी कला से परिचित कराया था कि आईवीसी की कला क्या है। अब देखिए, जब हम मौर्यों की कला पढ़ना शुरू करते हैं तो एक साधारण चीज में समझिएगा कि मौर्यों की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा शासक है, एक अव्यवस्था को हटाकर एक व्यवस्थित व्यवस्था बहाल करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसको एक उस काल देश परिस्थिति में एक जैसे होते हैं ना कि क्रांतिकारी, उस तरीके का व्यक्ति माना गया। क्यों माना गया चंद्रगुप्त को? क्योंकि उसने एक बड़ी अव्यवस्था जो कि नंदों की थी उनको समाप्त करके एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था बहाल की थी, जिसमें राष्ट्रीय चेतना की उपस्थिति के प्रथम बिंदु दिखाई दिए, जहां पे हम पाते हैं कि उसका राष्ट्रीय जो क्षेत्र है वो काफी विशाल दिखाई देता है। ठीक है, और उसकी विशालता के अंतर्गत हम फिर कला और डेवलपमेंट या वास्तुकला को देखना शुरू करते हैं, तो हम पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय वास्तुकला की स्थिति का आरंभ हुआ, लेकिन उसकी प्रचंडता हम मौर्यों में अशोक के समय पाते हैं। अशोक के समय क्यों? क्योंकि अशोक ने एक भारतीय इतिहास का ऐसा प्रथम शासक होता है जिसने स्तंभों के माध्यम से क्या किया? आदेश जारी करना शुरू किया। तो स्तंभों का निर्माण, लघु स्तंभों का निर्माण, दीर्घ स्तंभों का निर्माण, स्तंभों की प्रकृति, स्तंभों में अगर बने तो कहां से बने, कहां के स्तंभों को लाया गया, तो हम पाएंगे मिर्जापुर चुनार, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो ये सारे जो आपके पास फैक्ट आ रहे हैं ये काम के हैं। ये सिर्फ न केवल वास्तुकला में बल्कि वास्तुकला से इतर यानी आर्ट एंड कल्चर से इतर भी आप चाहें तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं उन जगहों पर भी जहां एसे वगैरह लिखते हैं, क्योंकि एसे में 3-4 टाइप की प्रकृति होती है। ठीक, वहां पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन में शुरुआती किया था तो मैंने बताया था कि 4 तरह का क्या होता है, लेखन होता है, यानी कि निबंध लेखन होता है। तो निबंध लेखन की प्रकृति बदलती रहती है। तो उसमें पर्यावरणीय है, राजनीतिक है, सामाजिक मुद्दे को लेके है, या आर्थिक मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा है, या वैश्विक कोई मुद्दा है, या वैश्विक कोई ऐसी चीज है जो कई देशों को आच्छादित कर रही है। तो हर एक निबंध का भी अपना एक रंग होता है। तो वहां पे ध्यान रखना है कि किसी भी तथ्य को, तथ्य आपके लिए बहुउपयोगी है, आप जितना जीएस में पढ़ रहे हैं इतना सफिशियंट होता है। इसके अलावा यूपीएससी के लिए कुछ पढ़ा नहीं जाता है। इन्हीं चीजों को, इन्हीं तथ्यों को क्या किया करना है, उसको पॉलिश कर करके कहाँ यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इतिहास का तथ्य तो निबंध में नहीं यूज होगा। निबंध के कई आयाम हैं जहां पे ऐतिहासिक तथ्यों को, राजनीतिक तथ्यों को, भौगोलिक तथ्यों को, आर्थिक तथ्यों को उठाकर हम वहां रख सकते हैं और अपने उत्तर की भव्यता को बढ़ा सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है, बल्कि हर एक चीज, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने से पहले अपने अंदर एक आर्ट डेवलप कर लीजिए। आर्ट कैसा डेवलप करना है? एक ऐसा आर्ट जो तथ्यों को संयोजन करना जानता हो, जो तथ्यों को सजाना जानता हो, जो तथ्यों के साथ खेलना जानता हो कि तथ्य है तो उसके साथ प्रयोग किस तरीके से किया जाए या किस तथ्य का प्रयोग कहां किया जाए। मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बताइएगा। दूसरी चीज, आंसर लिखते हैं, आंसर में किसको किसको क्या परेशानी आती है जरा मुझे लिख के बता दीजिएगा एक बार कि आप लोग को समस्या आ रही है शुरुआत में किसी भी तरीके के प्रश्न में लिखने में, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, कोई भी हो, आईआर हो, कुछ भी हो, जो भी शुरुआत करते हैं आपको प्रॉब्लम कहां से आती है, बस मुझे ये बताने का प्रयास करिए। जरा एक एक लाइन टाइप करते चलिएगा फटाफट, ताकि मैं ये जान जाऊं कि आप लोग को दिक्कत कहां कहां आ रही है। उन उन पॉइंटों पे मुझे ज्यादा फोकस कर चलना होगा, ताकि वहां पे आप लोग को थोड़ा सहारा मिल जाए इन चीजों का। एक धार्मिक ग्रंथ है, कहता है कि किसी भी युद्ध की उपज मस्तिष्क में होती है। देखिए वो कितनी बड़ी बात बोला है, समझिए। एक कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आपके जो दिमाग की सोच है ना, उसके लिए वो युद्ध जैसी स्थिति होती है, क्योंकि आपने तो सिर्फ देखा लेकिन दिमाग उसको समझता है और अपने पास जो रीस्टोर जो तथ्य हैं उनमें से ही वो उत्तर ढूंढना शुरू करता है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम वैज्ञानिक ढंग से समझिएगा कि अगर कोई भी प्रश्न आपके सम्मुख आया है,
सिलेबस को आपने पढ़ा है, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी कमीशन हो, तो उस सिलेबस के अंतर्गत ही तथ्यों को डिजाइन करती है क्वेश्चन फॉर्मेट में, और उन्हीं तथ्यों में से आपको निकाल के उत्तर देना होता है आंसर फॉर्मेट में। लेकिन उसके लिए ज्यादा मायने ये रखता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपने उसको ठीक ठीक समझा, और जो तथ्य आप देने जा रहे हैं उसकी डिलीवरी एकदम सटीक होनी चाहिए, कि आपने आंसर की जो डिलीवरी दी है एकदम जबरदस्त है, उसका सीक्वेंस जबरदस्त है, आपने जो लिखा है उन तथ्यों की इर्द गिर्द आप हैं। तो ध्यान रखिए, वहां पे आपको नंबर मिलना लाजमी है, स्वतः नंबर मिलेगा। समय और प्रमुख बिंदुओं को कैसे लिखा जाए? देखिए, वर्तमान, देवदत्त जी जरा ध्यान दीजिएगा, वर्तमान परीक्षा का जो भी परिवेश है, जो भी चीजें हैं, तो इसको ध्यान दे लीजिए कि अभी ऑप्शनल की भी बात हो रही है, अभी पब्लिकली तो नहीं आया, लेकिन इसीलिए मैं ऑप्शनल का बैच भी स्टार्ट नहीं किया कि भाई बच्चों को क्यों ठगना, क्या पता वो दिक्कत हो जाए, ऑप्शनल हट जाए, तो उनके लिए फिर मेंस की इतनी पढ़ाई करना फिर बेकार हो जाएगा कि हम बाबर का राजत्व बताएं, अकबर की मनसबदारी से परिचित कराएं, औरंगजेब की धार्मिक नीति का खंडन और मंडन करें, पता लगा कि आपका मेंस परीक्षा ही हट गई, पेपर ही हट गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा, आपको मॉडर्न पार्ट का हिस्सा और आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा ये इसमें शामिल है। भले एंशिएंट और मिडवल का पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब बदलाव करेगा तो हिस्ट्री के सेक्शन को और बड़ा कर देगा। कारण यह है कि जीएस का सेक्शन फिर बड़ा होगा, अगर किसी भी ऑप्शनल को हटाएगा तो ध्यान रखिएगा जीएस का पोर्शन ठोस होगा। इस क्रम में यह ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आयोग के प्रश्न की प्रकृति नहीं बदलने वाली, 150, 200, 250, तो वहां पर हम जानते हैं कि इन तरीके के प्रश्नों में कभी भी हम समय, प्रमुख बिंदु, और हम चाहते हैं कि भूमिका या इस तरीके का जो शब्द सीमा निर्धारण हो, इनमें इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका है। तो हम ये मान लिए हैं कि जो भी 250, 200 या 250 का होगा या 150 का होगा, वहां पे भूमिका तो लिखनी ही नहीं है। पहले ही बात मैंने कहा था कि भूमिका तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, सीधी बात करेंगे, आंसर पे बात करेंगे, ये आंसर फॉर्मेट है, सीधा बात करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे भूमिका पे, हमको जरूरत ही नहीं है भूमिका की। मैंने कहा कि प्रश्न एनालिटिकल है, हाइपोथेटिकल है, बस इतना समझना है। उसकी प्रकृति में हम लोग चले जाएंगे। उसकी प्रकृति में कैसे जाएंगे? जब हम आपको 8-10 क्वेश्चन से परिचित कराएं, जब आपको हम कुछ एक चीजों या नवीन तथ्यों से परिचित कराएं और उसमें से प्रश्नों को उठा के रखा जाए। जैसे अगर मैं आपको अशोक के स्तंभ समझा रहा हूं, या मैं बता रहा हूं कि अशोक का जो स्तंभ है, जो अखमनी स्तंभ है, या जो विदेशी स्तंभ है, जो अखमनी साम्राज्य का जो स्तंभ है, उससे कैसे अलग है, हम बताते भी हैं। तो हम पढ़ते हैं, जैसे अशोक को सामान्य क्वेश्चन के रूप में ले लिया कि अशोक को जब हम पढ़ना शुरू किए तो हमने देखा कि अशोक से संबंधित जो सवाल आया है उसमें एक दूसरे साम्राज्य से अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करना आया है, यानी कि अशोक के स्तंभों को पूछा गया है कि अखमनी साम्राज्य से कैसे अलग हैं, या उन दोनों में अंतर के बिंदु कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। हमारे दिमाग में प्रथम दृष्टा है कि अशोक भारत का पहला शासक है जिसने स्तंभों की शुरुआत की। हम जानते हैं ऐतिहासिक तथ्यों में कि दारा प्रथम व्यक्ति था जिसने पंजाब में क्या किया था, स्तंभ की शुरुआत कराया, स्तंभों को लगवाना शुरू किया। उसी से प्रेरणा पाकर बाद में अशोक ने इस व्यवस्था को भारत में सुचारू कर दिया। लेकिन उन दोनों स्तंभों में अंतर है। यह तो एक विचार है जिसपे कुछ बिंदु मानक हैं, लेकिन अगर हम इसी विचार का खंडन और मंडन शुरू कर दें, अगर खंडन और मंडन शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, आंसर क्या हो सकता है? हमारे दिमाग में पहले ये चीज होनी चाहिए कि हमारे मास्टर ने क्या परिचित कराया था कि जो भी हमारे शिल्प कला है उसमें किनका निर्माण हुआ है। तो मास्टर ने कहा था कि नहीं, पत्थरों का प्रयोग हुआ है अल्प स्तर पे, बृहद स्तर पे नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थरों की अधिकता नहीं है, क्योंकि वन की अधिकता है। इतना मास्टर ने परिचित कराया था। फिर कहा कि लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग मौर्य काल में दिखाई देता है। फिर मैंने कहा था कि चमकदार पॉलिश का प्रयोग भी मौर्यों के समय दिखाई देता है।
भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग दिखाई देता है। यानी कि जब भी स्तंभ बने होंगे तो पहले तो हम जान लेंगे या तो स्तंभ लकड़ी के होंगे, या तो पत्थर के होंगे, या तो लोहे के होंगे, क्योंकि ठोस चीज तो यही दिखाई दे रही है। हम पाते हैं कि अशोक के जो स्तंभ हैं एकास्मक हैं। तो एकास्मक होने का क्या मतलब है? जब एक ही बड़े पत्थर को काटकर उसको एक सामान्य आकृति दे दी जाए, मतलब एक ही बड़े पत्थर से या एक ही पत्थर से किसी चीज का निर्माण किया जाए, उसमें अन्य पत्थर को न जोड़ा जाए या अन्य पत्थर के कटे हुए भाग को उसमें न सम्मिलित किया जाए, या एक स्वतंत्र पत्थर से ही एक प्रकृति का निर्माण किया जाए या एक रूप को एक रूप दे दिया जाए, तो क्या बोलते हैं? एकास्मक पत्थर बोलते हैं। उसमें एक पत्थर के अलावा किसी अन्य पत्थर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एकास्मक पत्थर का प्रयोग हुआ, अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर क्या किया गया? एक आकृति का निर्माण कर दिया गया। क्या हखमनी में ऐसा था? क्या हखमनी साम्राज्य के लोग एकास्मक पत्थरों से परिचित थे? तो हमें समझना होगा वहां के कि जो हखमनी है, मतलब ये ईरानी स्तंभों की बात कर रहा है। दिमाग क्लिक करना चाहिए कि नहीं, हखमनी मतलब ईरानी, यानी ईरानी स्तंभों को देखते हैं कि कई मंडलाकार रूपों में काट काट कर क्या किया गया है? टुकड़ों में जोड़ जोड़ कर सुसज्जित किया गया है, जबकि अशोक के साथ ऐसा नहीं था। तो कभी भी कंपैरिजन का बिंदु जो होना चाहिए ना, एकदम सधा हुआ और सटीक होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन का एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एनालिसिस बेस पे होते हैं, विश्लेषण से आते हैं। दिमागी क्षमता आपकी जैसे कि तथ्यों को लेती है तो वो उसमें कंपैरिजन कर रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि इसकी अप्रोच या इसकी जो पहल है वो आप अपने कॉन्शस से करें। हम कॉन्शस से नहीं कर पाते। सारी चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन अवचेतन में है, चेतन में नहीं है। अवचेतन से निकाल के चेतन में ले आइए। अगर वो चेतन में आ जाएगी तो स्वतः आप सोचने लगेंगे कि चीज ये है, ये है और ये है, मतलब ए बी सी डी, इनके अंतर के बिंदु फला फला फला। अब जैसे हम कहें कि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए, जो कि कहीं ना कहीं अशोक के राज्य क्षेत्र को इंडिकेट करता है, एक स्वतंत्र जगह पर लगाया गया। वहीं ईरानी स्तंभों को हम देखते हैं कि शासकीय भवनों में ही लगाया गया, स्वतंत्र जगहों पे नहीं लगाया गया। यानी अगर हम भावना या राज्य या राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात करें तो हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ जहां भी लगे हुए थे उस जगह पर अक्षुण्ण रूप से विद्यमान थे। चाहे वो लौरिया नंदगढ़ हो, लौरिया अरारेज हो, या रामपुरवा हो, या मास्की हो, गुर्जरा हो, नेत्तुर हो, उदय गोलम हो, कहीं भी उसके अभिलेख थे वो उसी अवस्था में थे, जबकि वो स्वतंत्र जगह पे थे, राजप्रसाद से बहुत दूर थे। राजप्रसाद तो पाटलिपुत्र में था, पाटलिपुत्र में भी मिले हैं, लेकिन उतने नहीं है जितना कि बाहर में मिले। सासाराम वहां भी मिला। तो ये जितने भी मिल रहे हैं ये स्वतंत्र रूप में है, राजधानी से दूर हैं, जबकि हम ईरानी या हकमनी साम्राज्य के जो स्तंभ हैं उनको पाते हैं कि ये राजप्रसाद से जुड़े हुए थे। जहां जहां राजप्रसाद थे वहीं इन अभिलेखों का क्या किया गया था? शासकीय भवनों में प्रयोग कर दिया गया था। यानी शासकीय भवन कहना यानी राजमहल के इतर जहां राजप्रसाद से संबंधित कार्यों को किया जाता हो या जहां प्रशासनिक कार्यों को किया गया हो। फिर हम देखेंगे कि अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति हमें दिखाई देगी। हम देखते हैं कि एम्बल जो आपने देखा होगा, अभी चर्चा में भी था कि एम्बल में चारों तरफ शेर लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो मूलतः बाघ है, लेकिन जो राष्ट्रीय जो स्तंभ है, जो हमारा चिन्ह है, उस पर शेरों का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा कि 4 शेर पीठ जोड़कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर भी एक शेर है जो 5वां है। ठीक है, अभी इसमें इसी को लेकर वही संसद में बवाल हो गया था कि उसे कुछ लोगों ने बताया कि आक्रामक दिखाया गया, तो किसी ने कहा कुछ दिखाया गया। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन अशोक ने इस तरीके की चीजों का प्रदर्शन किया। यानी हम पाते हैं कि उसके अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं का अंकन है, वहीं हिरण को भी चौकड़ी मारता हुआ दिखाया गया है। एक चक्र की भी परिकल्पना की गई है जिसमें 24 तिल्लियां थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 24 तिल्लियां थी, वो उसका भी प्रदर्शन किया गया है। यानी कि वो राज्य की प्रगति को कहीं ना कहीं दिखाता है, और वर्तमान में भी हम क्या देखते हैं कि वो भारत में वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर ईरानी स्तंभ की बात करें तो हम देखते हैं कि मानव आकृतियों से सुसज्जित है।
ठीक है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांत छिपे हुए हैं, उसकी बात कभी फिर करेंगे, लेकिन यहाँ पे वास्तुकला के ही अंतर को समझना है। तो वहां पर हम देखेंगे कि पशुओं का अंकन, जबकि इनके स्तंभों पर, ईरानी या हकमनी साम्राज्य के स्तंभों पर हम पाते हैं क्या कि यहाँ पर जो अंकन है वो मानव आकृतियों का है, और कहा वहां पे पशुओं का अंकन है, यानी कि ये बिंदु का तीसरा पक्ष है या चौथा पक्ष कह लीजिए। वहीं अशोक के स्तंभ के नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः हम देखेंगे कि जब नीचे से ऊपर की ओर गए हैं अशोक के स्तंभ, तो ये क्या है, ये पतले होते गए हैं, यानी कि इनके जो ये नीचे वाले भाग रहे होंगे ये चौड़े रहे होंगे, ऊपर का शीर्ष का भाग क्या था, ये पतला होता गया, ये पतला हो गया, और यहीं पर क्या है, पशुओं का अंकन कर दिया गया, 4 पशुओं का अंकन। मतलब आकृति वो नहीं है जो मैं बना रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा कि जैसे नीचे क्या है, चौड़ा है, और ऊपर जैसे जाएगा वो पतला होता जाएगा। अशोक के स्तंभों की एक खास बात है। लेकिन अब ईरानी को हम देखेंगे तो ईरानी स्तंभों की जो चौड़ाई है वो नीचे से ऊपर तक एक ही जैसी बनाई गई है, यानी कि उनको एकदम एक सिद्ध में रखा गया है ऐसे। तो ये चीज समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इनके अंतर के बिंदुओं में अनेक और तथ्यों का समायोजन किया जा सकता है। जैसे अशोक के स्तंभ जो हैं वो सपाट दिखाई देते हैं या सपाट तरीके के हैं, वहीं ईरानी स्तंभ को हम कह सकते हैं कि गड़ारीदार टाइप के हैं, ठीक है। उनकी आकृति थोड़ी गड़ारीदार, एक कहते हैं ना गड़ारीदार एक आकृति होती है, उस तरीके की दिखाई देती है, जबकि अशोक के स्तंभ एकदम बिल्कुल सपाट उसी तरीके के दिखाई देते हैं। वहीं हमने देखा कि जो अशोक के स्तंभ हैं उनमें एक विशेष प्रतीकात्मक जो अर्थ दिया गया है कि इन प्रतीकों का एक विशेष अर्थ होता है। अगर उन प्रतीकों के विशेष अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उनके प्रतीकों में हम समुचित भारत की व्याख्या पाते हैं कि समस्त भारत या अशोक का प्रांत क्या था। वहीं अगर ईरानी स्तंभ में हम बात करें तो प्रतीकों में कोई ऐसा चिन्ह अंकित नहीं है जो प्रतीकात्मक रूप से कुछ सूचित करता हो। तो अंतर के बिंदु तमाम हो सकते हैं, अंतर के बिंदु एक से बढ़कर एक हो सकते हैं। फिर हमने समझा कि अगर स्तंभ हैं तो स्तंभ होते क्या हैं। हमने आप लोगों को अपने अध्ययन में बताया होगा कि मौर्य काल में जो सर्वोत्कृष्ट रचना है, मौर्य काल में सर्वोत्कृष्ट रचना जो है वो क्या है, वो एक नमूने के तौर पे अशोक के स्तंभों को ही या एकात्मक स्तंभों को इसमें हम स्थान दे सकते हैं, यानी कि वो एक अनुपम कृति या बड़ी कृति के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए आज की जो हमारी बात है आप लोगों से एकदम धैर्यता पूर्वक समझिएगा कि एक रनवे में बताने का प्रयास किया कि कैसे लिखा जाए आंसर को या कैसे किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, हाइपोथेटिकल, एनालिटिकल। अब आपको मैं परिचित कराना चाहूंगा उन प्रश्नों से, उन प्रकृतियों से, ठीक। और इसके लिए अब हम पर डे आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की जो भी क्लास होगी अब हम लेना शुरू करेंगे आपकी क्लास, ठीक है। और मेरी शुरुआत कल से होगी मौर्यकालीन स्तंभों से, क्योंकि मैं स्तंभ तक लेके आपको छोड़ दिया था, ठीक है। अब स्तंभ से हमारी आगे की बात होती है कि किस किस तरीके से और डेवलपमेंट के बिंदु हमें देखने के लिए मिलते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल से हम लोग रनिंग करते हैं, बढ़िया करते हैं, ठीक है, इस विश्वास के साथ, ठीक है। और जो भी मैंने बोला है उसको एक बार करने का प्रयास करिएगा, विश्वास मानिए, आपकी थिंकिंग का लेवल, आपका तरीका, आपके सोचने का एक ढंग, ये सब कुछ बदल जाएगा। एक बार कनेक्टिविटी करके देखिए, मजा आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपकी आसान लगने लगेंगी, फिर लगेगा कि नहीं कि यार सब सारे तथ्य नोइंग है, नहीं तो फिर अगर आप नहीं लड़ेंगे, वैसे कनेक्टिविटी नहीं देंगे, तो फिर अननोन थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार इनसे तो कभी पाला पड़ा नहीं, ये तो बेकार तथ्य हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। कनेक्टिविटी दीजिए, बहुत सारी चीजें सामने निकल के सामने आएंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।